लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार किसी धारा रेखी प्रवाह में किसी बिंदु पर द्रव का वेग और उस बिंदु पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का गुणनफल नियत होता है, का गुणनफल नियत होता है, उस बिंदु पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का गुणा या गुणन नियत होता है। A into B equal to constant A into B बर्नौली थ्योरम। इस नियम के अनुसार किसी असंपीड व आश्याम असंपीड व आश्याम तरल के धारा रेखी प्रवाह में उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा का गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग अर्थात कुल ऊर्जा नियत रहता है।
स्ट्रीमलाइन फ्लो जब होता है तो उसमें हमारे जो बर्नौली के अकॉर्डिंग है, यूनिट बर्न की जो एनर्जी होती है कांस्टेंट बनी रहती है, E प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस रो जी एच या इसको P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 को होता है P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 आता है हाफ रो वी स्क्वायर है, गतिज ऊर्जा GH है, स्थितिज ऊर्जा वर्सल है एकांक आयतन के लिए। इसके नीचे उससे ज़्यादा इंडिकेट करता है नीचे नोट पॉइंट बर्नौली पर मैं रोजी से भाग देने पर, क्योंकि रोजी कांस्टेंट होता है तो हो जाएगा P बटे रोजी हाफ रोजी स्क्वायर बाई डी और रोजी एच बाई रोजी को टू कांस्टेंट, यहाँ बचेगा P बाई रोजी और उसे ऊपर जाएगा तो V स्क्वायर बाई टू डी रोजी रोजी कट जाएगा तो ये एच इक्वल टू कांस्टेंट। अब भी इक्वेशन उसी फॉर्म में होता है जिसमें हम टर्म को बदल देते हैं। यहाँ पी वाई रोजी क्या कहलाएगा, दाब शीर्ष वी स्क्वायर बाई टू की तरह आता है बेग शीर्ष और एच रूट के शीर्ष। उसके पीछे बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग हवाई जहाज के पंखों की आकृति इस प्रकार रखी जाती है। जिसके सामने का सिरा गोल
पीछे का किनारा चपटा होता है, पीछे का किनारा चपटा होता है। इस स्थिति में आंखें के नीचे से गुजरने वाली वायु की गति ऊपर की अपेक्षा कम होती है। जिसके फलस्वरूप एक आवश्यक उत्थापन बन लगता है। कैसा? एक आवश्यक उत्थापक, छोटा वो वाला था थापक, लिफ्टिंग कहते थे, बन लगता है। नंबर 2, आदि के समय, आदि के समय टीन शेड के ऊपर की हवा तेज बहने लगती है। टीन शेड बड़ा सा कई मतलब बड़ा शेड, टीन शेड का मतलब टीन जो छाया जाता है के ऊपर की हवा की चाल या वायु की चाल अधिक हो जाने के कारण, वायु की चाल अधिक हो जाने के कारण दाब घट जाता है। इस कारण शेड के नीचे मंडलीय अधिक वायुमंडलीय दाब के फलस्वरूप टीन ऊपर उड़ जाते हैं। टीन ऊपर उड़ जाते हैं। क्रिकेट पे गेंद को स्पिन कराते समय दाबांतर के कारण
के कारण ही गेंद स्विंग कर जाती है। इसे मैग्नेस प्रभाव भी कहते हैं। शरीर में नसों के पतले हो जाने पर रक्त के प्रवाह की चाल बढ़ जाती है। जिससे धमनी सिकुड़ने लगती है। इसे खोलने के लिए हृदय को अधिक दाब लगाना पड़ता है। इसे खोलने के लिए या इसे खोलने को हृदय को अधिक दाब लगाना पड़ता है। जिससे रक्त पुनः तीव्र वेग से प्रवाहित होता है। और धमनी सिकुड़ने लगती है। इससे दिल का दौरा पड़ता है। हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक दिल का दौरा पड़ता है। जिससे दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक हो जाता है। लास्ट में द्रव का बहिस्राव है।
पीछे देखोगे ये फिगर बनाया है कि यह छाइट कैप्टन एच हाइट की टंकी है जिसको फुल्ली वाटर से भर दिया गया है, या इस वाले छाइट के नीचे एक छेद किया गया होल से, उसकी वजह से वी वेलोसिटी से अपनी लिक्विड बाहर आ रही है और आर डिस्टेंस पे जाके वो रिलीज हो रही है, मतलब गिर रही है। होगा इनको थ्योरी से सिर्फ न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं, बाकी डेरिवेशन जो है डेरिवेशन सब में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सब बता देंगे, लेकिन फार्मूला नहीं आना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल फार्मूले से ही लगता है। तो टर्म में मैक्सिमम रेंज में कैपिटल एच कई बार एग्जाम में मैक्सिमम रेंज कैपिटल एच हो गया। देखो द्रव का प्रवाह के चैप्टर का पूरी स्टडी लिक्विड के फ्लो पे होती है, और लिक्विड के फ्लो को और आप जानते हो तो आगे चल के दो फ्लो और जान जाओगे, कंपरेबल फ्लो ऑफ हीट एंड फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि एक स्ट्रक्चर में और एक सेकेंडरी में। सबसे पहला इसमें टर्म आता है लिक्विड। द्रव क्या चीज़ है, तुम बताते हैं वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन में, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित आकृति में नहीं होती है। और द्रव के मोस्ट एग्जाम्पल में हम लोग वाटर, डीजल, दूध ये सब चीज़ों को लेते हैं। बाकी तरल पदार्थों में फर्क होता है। तरल कहने का मतलब द्रव और गैस का कंबाइंड फॉर्म होता है। तरल पदार्थ हम उसे कह सकते हैं जो अपनी आकृति को आसानी से चेंज कर सके, मतलब उसके परिवर्तन करने में कोई विरोध ना करे, या जो बह सके, आप कह सकते हो जिससे फ्लो हो सके, तो उसमें द्रव और गैस दोनों आता है। तो जहाँ पे तरल कहा जाए, तरल का मतलब द्रव को भी और गैस को भी साथ में लेना है, लेकिन जहाँ पे द्रव कहा जाए वहाँ पे सिर्फ द्रव को लेना है। द्रव का मतलब जैसे एग्जाम्पल में आप पानी लेते हो, इसकी आयतन तो निश्चित होती है लेकिन आकृति कोई निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखते हो उसी बर्तन के से हो जाता है। जैसे ठोस की अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी रही थी प्रत्यास्था। प्रत्यास्था में आपने देखा था कि किसी भी ठोस की आकृति बदलने के लिए जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो वो अपनी आकृति को तो चेंज कर देता है, लेकिन जैसे विरूपक बल को हटाया जाता है तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था के नाम से जानते थे। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। इसके पहले आपको द्रव दाब के बारे में पढ़ाया गया है, और वहाँ के आगे हम लोग द्रव के प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि द्रव की जो अपनी स्पेशल क्वालिटी है वो श्यानता, विस्कोसिटी। श्यानता क्या होता है, ये लाइक घर्षण जैसा होता है। जैसे कि दो पृष्ठों को, ठोस को अगर एक दूसरे पे सापेक्षिक गति दिया जाए, अर्थात आगे पीछे किया जाए, तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, घर्षण बल लगता है, जो उनकी गति के विरोध करता है। द्रव के दो परतों के बीच जो घर्षण बल लगता है उसी को हम लोग श्यानता कहते हैं। अर्थात जैसे हम अगर जमीन पे चल रहे हैं तो हमारे और जमीन के बीच जो गति का विरोध करने वाला बल है वो घर्षण बल है, लेकिन पानी के परतों के बीच जो आपका फ्रिक्शंस लग रहे हैं उसी को हम विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं। और जिसमें ये चीजें शून्य हो जाती है उसको अश्यान कहते हैं, मतलब नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब जिसमें विस्कोसिटी ना हो, अर्थात परतों के बीच कोई घर्षण ना हो, लेकिन ऐसा अभी नेचर में कोई भी द्रव मिला नहीं है। कुछ ना कुछ तो रहता ही विस्कोसिटी। अलग की बात है, किसी किसी की विस्कोसिटी ज्यादा है, किसी किसी का बहुत कम है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम 2 गिलास में पानी और शहद ले लें और दोनों को एक साथ गिराएं, पानी जल्दी जल्दी बहेगा लेकिन शहद जल्दी जल्दी नहीं बहेगा। मतलब जो जल्दी बह रहा है अर्थात उसमें फ्रिक्शन कम है, अर्थात उनके परतों के बीच में घर्षण कम लग रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि द्रव में अगर वाटर की बात करें तो वाटर की विस्कोसिटी अर्थात श्यानता कम होती है, क्योंकि शहद या गोंद इन सब की श्यानता ज्यादा होती है।
आप इसका आभास नहीं किए होंगे, जब हम हवा में दौड़ते हैं तो आसानी से दौड़ ले जाते हैं, जबकि हम जब पानी में दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी नहीं चल पाते हैं। पानी में क्योंकि पानी की श्यानता ज़्यादा होती है, वो भी एक तरल पदार्थ है, गैस भी एक तरल पदार्थ है। हम रोड पे दौड़ते हैं गैस के अंदर, तो गैस के अंदर दौड़ने में आसानी से दौड़ मिलता है। पानी में दौड़ते हैं तो उतना जल्दी नहीं दौड़ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अब श्यानता जिसमें नहीं होगा वही कहलाएगा आश्यान। वैसे वास्तव में कोई ऐसा है नहीं जो आश्यान हो, लेकिन फिर भी जिसकी विस्कोसिटी वेरी मच लो होती है उसको हम नॉन विस्कस मान लेते हैं। सेकेंड लेवल पे होता है आपका संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। ये प्रत्यास्थता में आपने पढ़ा होगा कि मतलब ये किसी को आप कितना प्रेस कर सकते हो, दबाने पे उसकी आयतन में कितनी कमी आती है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। और अगर हम किसी पदार्थ को दबा ना पाए, उसके आयतन में कमी ना कर पाए, मतलब हम कितना दबाए लेकिन वो छोटा ना हो। जैसे आप स्पंज को देखा होगा, सोख्ते को अगर दबा दो तो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, मतलब वो संपीड्य है, सिकुड़ जाता है। लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको आप सिकोड़ नहीं पाओगे। जैसे पत्थर को आप ले लो, देखो उसको कितनी दबाने की कोशिश करोगे उसकी आकृति कम नहीं होगी। तो ऐसा लिक्विड जिसको हम कंप्रेस ना कर सके उसको हम बोलते हैं नॉन कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जो नॉन कंप्रेसिबल है वो असंपीड्य के अंतर्गत आता है। वैसे वास्तव में आज तक कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं मिला है जो शून्य संपीड्य हो, मतलब जिसमें कंप्रेसिबिलिटी ना हो। लेकिन सब में थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी होती है, दबाने पे थोड़ा बहुत सिकुड़ जाते हैं, उनके अणु बहुत नजदीक नजदीक और हो जाते हैं, फिर भी माना जाता है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी आपने देखा होगा सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैसों में होती है। गैस का गुब्बारा ले लो, दबा दो दब जाता है, मतलब इतना बड़ा गुब्बारा लेके दबाओगे दबेगा कि नहीं। पानी में थोड़ा और कम होता है, मतलब लिक्विड में कम होता है। सॉलिड में तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, सॉलिड को कम करने की कोशिश करोगे जल्दी नहीं होगा। जैसे मोबाइल सॉलिड है, इसको दबा के छोटा करना चाहो हो जाएगा नहीं, मतलब सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। लिक्विड की इससे ज्यादा होती है और द्रव की और ज्यादा होती है, सॉरी गैस की और सबसे ज्यादा होती है। तो ठोस का सबसे कम, द्रव का उससे ज्यादा, गैस का उससे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी दबाना। लेकिन कोई ऐसा लिक्विड जिसको हम कंप्रेस ना कर सके, अर्थात उसे हम दबा ना सके, उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य संपीड्य, मतलब नॉन कंप्रेसिबिलिटी या जीरो कंप्रेसिबिलिटी। और जब कोई लिक्विड ये दो गुणों को रखता है, दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, पहला शून्य संपीड्यता और शून्य श्यानता, मतलब असंपीड्य हो और आश्यान हो, तो ऐसे द्रव को हम आदर्श द्रव कहते हैं। आदर्श द्रव उन्हीं द्रव को कहा जा सकता है जो शून्य संपीड्य हो, मतलब जिसको दबाया ना जा सके, और शून्य श्यान हो, मतलब जिसमें कोई फ्रिक्शन ना आए, उनके परतों के बीच कोई घर्षण ना आए। ऐसे वास्तव में कोई ऐसा मिलेगा नहीं आपको नेचर में 100% आइडियल लिक्विड कहीं नहीं अवेलेबल है। उसे आइडियल कहीं भी लग जाए, जैसे आदर्श गैस पड़े होंगे, आदर्श गैस में बताया जाता है कि जो बायरो चार्ल्स के नियमों का हर स्थिति में पालन करे उसे आदर्श गैस कहते हैं, लेकिन कोई होता नहीं है। आदर्श पुल्ली पड़े होंगे, ऐसी पुल्ली जो भारहीन हो और इसमें घर्षण ना हो, उसको आदर्श पुल्ली कहते हैं, होता ही नहीं है वास्तव में। इंटर वाले आदर्श विलयन पढ़ते हैं, ऐसे विलयन जो राउट्स के नियम को हर कंडीशन में फॉलो करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, कोई होता ही नहीं है ऐसा। तो हम जहाँ आइडियल वर्ड लगा देते हैं वो जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन एक कंपेरेबल होता है कि जो उसके जैसा हो जाए थोड़ा थोड़ा, तो उसको हम मान लेते हैं। इस कंडीशन को जब हमने आगे बढ़ाया तो उसमें हमको मिला कि इसकी प्रवाह दो तरह की होती है। जब कोई लिक्विड या तरल पदार्थ बहता है, जैसे हवा बह रहा हो, पानी बह रहा हो, दूध बह रहा हो, डीजल बह रहा हो, तो उसके प्रवाह दो तरह के होते हैं। एक तो धारा रेखीय प्रवाह होती है और एक परिशुद्ध प्रवाह होती है। परिशुद्ध का मतलब होता है जिसमें डिस्टर्बेंस हो, और धारा रेखीय का मतलब होता है जो लाइन स्ट्रीम्स हो। जैसे कि आपने चलते हुए देखा होगा, हम लोग जब कभी आर्मी के परेड को देखते हैं तो परेडिंग एक लाइन से चलते हैं, सब एक आर्मी को देखो ना चलते हो, एक लाइन से, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, सीधा चलते चले जाते हैं। आपने मेले में भी लोगों को चलते देखा होगा, इधर उधर इधर उधर चलते हैं सब, कोई रूल्स नहीं होता, कोई रेंडमली डायग्रामिक मोशंस में चलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे द्रव का प्रवाह भी दो तरह होता है। अगर कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि किसी एक बिंदु से गुजरने वाले, कोई एक पॉइंट से गुजरने वाले जितने द्रव के पार्ट होते हैं वो सेम पाथ को फॉलो करते हैं, मतलब सेम रास्ते से गुजरते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी यहाँ से ऐसे गुजरा तो सब लोग ऐसे गुजर रहे हैं, मतलब उसी पाथ पे सब चल रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं हो रहा है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, धारा रेखीय प्रवाह, जिसको आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही सीधी रेखा में प्रवाह हो रहा है। और दूसरा होता है परिशुद्ध प्रवाह, जब हम वेग को बढ़ा देते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। डिस्टर्बेंस आने की वजह से लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ऊपर नीचे पलट होने लगता है, और ऐसे को अपने परिशुद्ध प्रवाह करते हैं। आपने अक्सर करके बारिश के समय में पुल के पास खड़े हुए होंगे तो देखोगे पुल के पास जब पानी गिरता है तो परिशुद्ध प्रवाह में होता है। परिशुद्ध मतलब डिस्टर्बेंस, उसी में लहर बनता है, ऊपर नीचे पानी बहुत तेज झाग बनता है, देखे होंगे जहाँ पानी गिरती है झरने के जैसा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फिर वो कैसी हो जाती है, धारा रेखीय, मतलब सीधा बहने लगती है। आपने कभी कभी
कुछ टोटी से देखा होगा, कुछ टोटी की पानी को ऑन करोगे ना तो एकदम धारा रेखीय गिरेगा, एकदम सीधा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अक्सर करके वो आप बेसिन उसिन में देखने को पाओगे, जब उसके कुछ अलग ही स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिससे धारा रेखीय प्रवाह होती है, बहुत खूबसूरत लगता है, एकदम सीधा गिरेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एक प्रक्षुब्ध प्रवाह आपने जब पानी वाली खेत में चलाया होगा, जहाँ पे ऊंच खाल होता है, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा जमीन होती है, तो उस पर देखो कि पानी उल्टा पलटा हो जाता है। तो हम लोग इस बेस पे दो तरह बांट लेते हैं, एक धारा रेखीय प्रवाह और एक प्रक्षुब्ध प्रवाह, मतलब एक सीधा प्रवाह और एक डिस्टर्बेंस प्रवाह। इसको जानने के लिए हमें क्रांतिक वेग पढ़ना होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ना होता है। बताते हैं किसी भी द्रव का हुआ अधिकतम वेग जब तक वो धारा रेखीय बना रहता है उसका क्रांतिक वेग कहलाता है। मतलब किसी वेग को अगर ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है तो धारा रेखीय में होगा, उसकी वेग को बढ़ाते जाओ वेग को बढ़ाते जाओ तो धारा रेखीय रहता है। एक वेग ऐसा आ जाता है तो उसके बाद बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध हो जाएगा, मतलब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो हमारी जब धारा रेखीय प्रवाह से प्रक्षुब्ध में जाने लगता है, बिगड़ने लगता है, तो उस वेग को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इन विच अंडर द फ्लो ऑफ लिक्विड इज इनटू स्ट्रीम्स लाइन, मतलब जिसमें वो धारा रेखी बना रहे, ऐसे वेलोसिटी के अंदर रहो जिसमें वो डिस्टर्ब ना होने पाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, धारा रेखी। परिभाषा के अकॉर्डिंग द्रव का वह अधिकतम वेग, वह ज्यादा से ज्यादा वेग जिस पर वह धारा रेखी चलने के काबिल है, अर्थात चल सकता है, वह कहलाएगा उसका क्रांतिक वेग। उससे अधिक हो जाने पर वह क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे पानी बहता है तो धारा रेखीय बहता है, अच्छे से बहता है, जब वही तेज हो जाता है तब बिगड़ जाता है, प्रक्षुब्ध हो जाता है, जिसको विक्षुब्ध भी कहते हैं। अगला आप उसमें देखोगे तो लोग रेनॉल्ड संख्या देखते हैं। रेनॉल्ड संख्या जड़त्वीय बल और श्यान बल के अनुपात को कहते हैं। इसके जब किसी भी द्रव के जड़त्वीय बल और श्यान बल के अनुपात को निकालते हैं तो हमें एक संख्या मिलती है, रेनॉल्ड संख्या, और इस संख्या के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि वो रेखा कैसी प्रवाहित हो रही है। अगर वो 1000 के अंदर है तो धारा रेखीय हो रही होगी, 1000 से 2000 के बीच है तो धारा रेखीय और प्रक्षुब्ध के बीच में रहेगा, मतलब कभी कभी धारा रेखीय हो जाएगा, कभी कभी प्रक्षुब्ध हो जाएगा, मतलब बिगड़ेगा भी और सीधा भी रहेगा, कुछ दूर सीधा फिर बिगड़ जाएगा, फिर सीधा फिर बिगड़ जाएगा। 1000 के नीचे रहेगा तो सीधा रहेगा, धारा रेखीय, लेकिन जब 2000 से कम होगा तो 100% क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्ध हो जाएगा। तो 1000 से नीचे को धारा रेखीय रहता है, 1000 से 2000 के बीच में वो धारा रेखीय और प्रक्षुब्ध के बीच में रहता है, और 2000 से अधिक होने पर प्रक्षुब्ध हो जाता है। रेनॉल्ड संख्या किसी भी द्रव के प्रवाह में उसके जड़त्वीय बल और श्यान बल के अनुपात को कहते हैं, और इसके नंबर से हम लोग उसकी नेचर को जान सकते हैं। इसके आगे हम बात करें तो हम लोग निकालते हैं श्यानता गुणा। आपको पता होगा श्यानता गुणा क्या होता है और श्यान बल क्या होता है। जो दो द्रव के परतों के बीच घर्षण बल लगता है उसी को श्यान बल कहते हैं। दो परतों के बीच जो घर्षण बल लगता है, द्रव के दो परतों के बीच जो घर्षण बल लगता है जो उसकी गति का विरोध करता है उसको श्यान बल कहते हैं। और श्यान बल आपको पता होगा कि दो टर्म के अनुपाती होता है। पहला उसके क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई जितने ज्यादा पृष्ठ रहेगा उतने ज्यादा लगेगा, और दूसरा उसकी वेग प्रवणता, मतलब वेग प्रवणता भी आपको पता होगा, इसके पहले टर्म में आया होगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। जो किसी द्रव में प्रवाह होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम द्रव के नीचे जाते हैं दाब बढ़ता चला जाता है। आपके पीछे वाले चैप्टर में बताया गया होगा कि नीचे जाने पे द्रव का दाब बढ़ जाता है। यही कारण है कि समुद्र के ऊपरी तलों में तो लहर आती है लेकिन नीचे का जल शांत रहता है दाब अधिक होने की वजह से। यही कारण है कि गोताखोर अपने ऊपर एक स्टील कवर पहन के जाते हैं ताकि उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर ना पड़े। तो जब कोई द्रव बहता है तो ऊपर की पानी जल्दी जल्दी बहती है जबकि नीचे का पानी धीरे धीरे बहता है। अब यहाँ जो वेग में अंतर आता है दूरी के हिसाब से उसको हम वेग प्रवणता कहते हैं। मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, कितना दूरी में आपका अंतर है और कितना वेग में अंतर है, इसके रेशियो को वेग में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन या लेयर के हाइट्स में परिवर्तन के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। और किसी भी द्रव के बीच जो लगने वाला श्यान बल है एफ, वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और वेग प्रवणता के अनुपाती होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। वहां से आगे आपने पढ़ा होगा श्यान बल स्टोक्स के अकॉर्डिंग। स्टोक्स सर बताते हैं कि जब किसी गोले को किसी द्रव में गिराया जाता है, उस द्रव का मतलब तरल पदार्थों से, चाहे वो गैस में गिरा लो चाहे वो पानी या किसी लिक्विड में गिरा लो। जब किसी भी ठोस को किसी लिक्विड में आप लोग उसको डिप करते हो, उसमें इमर्ज करते हो, तो वो कुछ देर तक अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है अंडर द ग्रेविटी। मतलब किसी को जब हम पानी में गिरा दें या हवा में गिरा दें तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, कुछ देर तक बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक उसकी ग्रेविटी
मतलब वेट उसके अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स के इक्विवेलेंट नहीं होगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका वेग बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वेग बढ़ेगा उसके श्यान बल बढ़ने लगेंगे। स्टोक्स के अकॉर्डिंग लगने वाला जो श्यान बल होता है वो F = 6 पाई ईटा RV होता है। F = 6 पाई ईटा RV। ईटा वहाँ पे श्यानता गुणांक बता रहा है, R गोली की त्रिज्या बता रहा है और V उसका वेग बता रहा है। यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो बल होगा वो वेग के बढ़ने पर बढ़ेगा, और जैसे जैसे वेग बढ़ता है ऐसे ऐसे श्यान बल बढ़ता जाता है। एक समय ऐसी आती है जब आपके नीचे लगने वाला भार ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट बल, मतलब जिसको उत्प्लावन बल कहते हो, और दूसरा श्यान बल के सम के बराबर हो जाता है, और उस समय आपका पार्टिकल एक निश्चित वेग पा लेता है। फिर उसकी वेग में वृद्धि की दर शून्य हो जाती है, मतलब एक्सीलरेशन 0 हो जाता है और वो निश्चित चाल से नीचे आता है। ऐसे चाल को हम सीमांत चाल कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला V = 2/9 R² ρ - सिग्मा G/ईटा लिखा गया होगा। V = 2/9 R² ρ - सिग्मा G/ईटा। सीमांत चाल, जब किसी भी पिंड को किसी तरल पदार्थ में गिराया जाता है तो कुछ देर पर वो एक निश्चित चाल प्राप्त कर लेता है, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अर्थात जैसे आप इस बेसिस पे पैराशूट लेके जंप करते हो, हवा में जब पैराशूट लेके जंप किया जाता है तो थोड़ी देर तक आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब आपको लगेगा हम बड़ी तेज नीचे जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पैराशूट खुल जाएगा, श्यान बल लगने लगेगा, अपथ्रस्ट लगने लगेगा, तब आपका वेलोसिटी एक कांस्टेंट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और आप धीरे धीरे आराम से नीचे आओगे। जो बारिश होती है, बारिश में आपको बादल रेंगते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो रेंगते नहीं है बल्कि धीरे धीरे नीचे आते हैं, और वो चीजें आपको बादल चलता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब जो कोई धीरे धीरे नीचे आता है तो नीचे आना नहीं लगता, लगता कि बादल चल रहा है, लेकिन वो बादल चलता नहीं है, बल्कि उसकी छोटी छोटी बूंदें हवा में सीमांत चाल के अनुसार धीरे धीरे क्या आती है, नीचे आती है। उसके आगे आपने पढ़ा होगा कि अविरतता का सिद्धांत, जो आज के टर्म में आया है। अविरतता सिद्धांत बताता है कि किसी जब कोई द्रव का धारा रेखीय प्रवाह होता है तो उसकी निकलने निर्गत चाल या कहीं से गुजरने वाले द्रव की चाल उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, और वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जहाँ पे क्षेत्रफल कम होता है वहाँ वेग ज्यादा होता है, और जहाँ क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहाँ वेग कम होता है। इसका एग्जाम्पल आपने गांव में अक्सर देखा होगा, जब हम कभी भी पंप से पानी उनी का फुहारा मारते हैं और हमें दूर भेजना रहता है हाई वेलोसिटी, तो आधा पाइप दबा देते हैं, दबाने से वहाँ जगह कम हो जाता है तो आपका वेग बढ़ जाता है। अर्थात जितने ज्यादा कम कर दोगे जगह उतने ज्यादा वेग हो जाएगा, और जितने वेग बढ़ा दोगे उतने। आपने खेत में पानी चलाते समय देखा होगा, जब हमारी डिलोरी से पानी गिरती है और अगर हम डिलोरी के आधे पार्ट को दबा दें तो पानी तेज निकलता है, छोड़ दें तो फिर धीरे निकलता है। यह अविरतता का सिद्धांत बताता है कि जब किसी द्रव का प्रवाह हो रहा होता है तो उसके प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक बिंदु पर निकलने वाले वेग अर्थात गुजरने वाले वेग, द्रव का वेग और वहां के क्षेत्रफल का गुणनफल निश्चित रहता है, अर्थात A × V कांस्टेंट होता है। यहाँ से हम A1 V1 = A2 V2 से अपने समस्याओं को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसके आगे जस्ट अगर देखें तो बर्नौली ने अपना ला दिया है। बर्नौली के अकॉर्डिंग ही आपके एरोप्लेन्स के जो लिफ्टिंग की बात की जाती है वो बना हुआ है। हम लोग अभी भी मानते हैं कि हमारी फिजिक्स में एरोप्लेन बनाने में पूरा का पूरा ज़्यादा योगदान, वैसे उसके कई पार्ट्स हैं, मशीनरी पार्ट्स हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स पार्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट में बनाए गए हैं, लेकिन जो उसकी लॉन्चिंग होती है, जो लिफ्ट करता है, उसका ऊपर उड़ जाता है, ये ऊपर उठाने की बात। आपने हेलीकॉप्टर को देखा होगा, अपने जगह से उड़ जाता है, जहाँ रहेगा वहीं से ऊपर उड़ जाएगा। ये लिफ्टिंग होने की जो प्रॉपर्टीज है, इसमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बर्नौली के ही थ्योरम को अप्लाई किया गया है। उसकी जो फैंस बनाई जाती है, जो पंखे बनाए जाते हैं, उनकी ऐसी आकृति रखी जाती है कि उसके नीचे वेग कम होता है और ऊपर वेग अधिक होता है। अब ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाता है कि जब वो पंखा चलता है तो हवा ऊपर से जल्दी निकल जाता है, जबकि नीचे से धीरे निकलता है। तो जहाँ पे वेग कम हो जाता है वहाँ दाब बढ़ जाता है, क्योंकि बर्नौली के अकॉर्डिंग दाब ऊर्जा निश्चित होती है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार आपको ये जानना पड़ेगा कि किसी भी द्रव के प्रवाह में उसकी दाब ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थिति ऊर्जा, अर्थात मान सकते हैं कुल ऊर्जा नियत रहती है। मतलब उसकी कुल ऊर्जा हर प्रत्येक बिंदु पे एकाग्र आयतन के लिए निश्चित होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। और ये तो कक्षा 7 से ही पढ़ते आ रहे हो कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, मतलब वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। बर्नौली ने बताया कि जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो उसके यूनिट वैल्यू के लिए, एकाग्र आयतन के लिए किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा अर्थात 3 दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों का जो जोड़ होता है, जो सम होता है, वो कांस्टेंट बना रहता है। और ये जानते हैं कि जहाँ पे वेग बढ़ता है वहाँ दाब घट जाता है, और जहाँ वेग घटता है वहाँ दाब बढ़ जाता है, क्योंकि एक ऊर्जा घटेगा तो एक बढ़ेगा। अब दाब ऊर्जा घटाओगे तो वेग ऊर्जा बढ़ जाएगा।
मतलब गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा घटाओगे तो दाब ऊर्जा बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो एरोप्लेन्स के जो पंखे होते हैं वो इस शेप में बनाए जाते हैं कि ऊपर की हवा जल्दी निकलती है जबकि नीचे की हवा जल्दी नहीं निकलती है। इसकी वजह से सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होते हैं कि ऊपर की जो हवा के वेग ज्यादा होने से दाब कम पड़ जाता है, जबकि नीचे के वेग कम होने से दाब ज्यादा हो जाता है। और ऊपर दाब कम नीचे दाब ज्यादा, तो क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा, मतलब ऊपर उठा देगा, और उस हिसाब से आपका पूरा का पूरा एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगता है। अर्थात वायुयान के बनने में ज्यादा योगदान जो रहा है लिफ्टिंग में किसका रहा है, बर्नौली के थ्योरम का रहा है। ऐसे कंडीशन से हम बहुत चीजों को देख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर टीन आधी आने पे टीन उड़ जाता है तो इससे हमें लगता है कि आधी की वजह से टीन उड़ा है, लेकिन आधी की वजह से टीन नहीं उड़ता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि जब आधी चलती है तो टीन के ऊपर मतलब बाहर वाली हवा बहुत तेज चलने लगती है, आधी का मतलब तेज हवा चलना, और जब वो तेज चलेगा तो वहाँ दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि रूम के अंदर का हवा चल नहीं रहा है तो उसका दाब क्या रहेगा, आधे। अब रूम के अंदर का दाब ज्यादा हो गया क्योंकि वो हवा चल नहीं रहा है, ऊपर का हवा पहले तो दोनों रुका था, नीचे का भी बाहर का भी, तो दोनों का दाब ज्यादा था तो टीन रुका था। जब ऊपर वाला हवा चला तो उसका दाब कम पड़ गया, लेकिन नीचे का दाब ज्यादा हो गया, काफी फेंक लेता है तो टीन उड़ जाती है। हमें पता चलता है कि टीन को उड़ाने वाला कौन है, आधी, लेकिन ये हमारी गलत सोच होती है। जबकि टीन को उड़ाने वाला आपके रूम के अंदर का हवा होता है, वो उसकी दाब ज्यादा होने की वजह से उड़ाता है, तो ऊपर की हवा तो उड़ जाती है चलने की वजह से अपना दाब कम कर देता है। ऐसा आपने साइकिल चलाते समय देखा होगा, जब आपके बगल से कोई बड़ी गाड़ी निकलती है हवा को लेते हुए, या ट्रक साइकिल के पास से गुजरती है या कोई बस साइकिल के पास से गुजरती है तो हमारी साइकिल उधर भाग जाती है। इसका वजह होता है कि जब वहां से वो गुजरती है तो हवा को चला देती है, जिससे वहां दाब क्या हो जाएगा, कम, और इधर वाला दाब ज्यादा रहता है क्योंकि इधर उतना तेज चला नहीं तो वो आपको ढकेल लेता है उधर की तरफ। इसलिए डिक्टेट किया जाता है कि जब ट्रेन आती है तो हमें पटरी से लगभग 1 मीटर दूर रहना चाहिए। तो भले आप पटरी के किनारे रहोगे ना, आपको लगेगा ट्रेन हमसे ऊपर थोड़ा ना आएगा, इससे जाएगा, लेकिन जब ट्रेन जाती है तो वेग को साथ जाती है, हवा को लेके जाती है, और जब हवा चलेगी तेज तो यहाँ दाब क्या हो जाएगा, और पीछे दाब अपने आप आपको ढकेल देगा, अंदर चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, लगेगा कोई ढकेल दिया है, तो कोई ढकेलेगा नहीं, वो हवा के अंदर की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये फीलिंग आपने बाइक भी चलाते समय देखा होगा। बाइक चलाते समय जब कोई तेज गाड़ी बगल से निकले तो आप देखोगे कि अपना डगमगा जाता है, उसी की तरफ भाग जाता है और उसी की तरफ भागेगा। ऐसे कंडीशन में हमारे दिल के दौरे की भी स्थिति होती है। हार्ट अटैक में हमारे क्या होते हैं कि जब धमनियों में हम लोग जो हमारे जिसको आप फैट्स बोलते हो जम जाता है, बैड फैट्स, हाँ, तो उस फैट्स को हम लोग ग्लाइकोजन की कंडीशन में होता है, और वो फैटिंग जब नसों में जमने लगती है तो नसें की रास्ते संकीर्ण हो जाती है, पतली हो जाती है। जैसे कोई नाली होता है, नाली में अगर मलबा जम जाए तो नाली का रास्ता क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, फिर नाली साफ कराओ। ऐसे कंडीशन में जब हम ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं, तेल वाला मसाला वाला चीज़ ज़्यादा खाते हैं और वो हमारे बॉडी में कलेक्ट होता रहता है तो नसों में जाके जमता है और नस पतला करता चला जाता है। नस पतला होगा तो वहाँ पे खून का वेग क्या हो जाएगा, तेज, क्योंकि रास्ता पतला हुआ तो वेग तेज हो जाएगा। जैसे हमने अभी पाइप में बताया कि जैसे पाइप पतला कर दो तो वेग बढ़ जाता है पानी का, ऐसे में वो तेज हो जाता है। अब तेज चलने लगेगा तो वहाँ पे दाब जब क्या हो जाएगा, कम। जब कोई चीज तेज निकलेगा तो वहाँ दाब कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जब बाहरी दाब, अंदर का दाब कम पड़ जाता है, जबकि बाहर का दाब ज्यादा होता है तो उसको नसों को क्या करने लगेगा, दबाने लगेगा। जब अंदर रास्ता पतला होगा तो ब्लड तेजी से जाएगा, ब्लड तेजी से जाएगा तो वहाँ दाब घटेगा तो बाहर का दाब नसों को दबाएगा। अब नस जब दबने लगेगी, मतलब चपकने लगेगी, तो हार्ट को मजबूरी है कि उसे खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। फिर बहुत हाई प्रेशर से हार्ट ब्लड को मारेगा, फिर खुलेगा, फिर तेजी से निकलेगा, फिर चपकने लगेगा, फिर हार्ट को जब जबरदस्ती करना पड़ेगा। और हार्ट जब 15-20 बार जबरदस्ती किया बस हार्ट धमनियाँ फट जाती है, यार इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। मतलब आपका हृदय की गति रुक जाती है और ऐसे को हार्ट अटैक बोलते हैं। अर्थात हार्ट अटैक आने का मुख्य कारण अपने नसों में जमने वाला बैड फैट होता है। अगर तो ये चीजें समझ में आए। बर्नौली थ्योरम क्या है, बर्नौली पर मैग्नेस इफेक्ट भी आप जान लो। जब किसी गेंदे को बॉलर फेंकता है, स्पिन कराता है, स्विंग कराता है, तो वहाँ पे जब गेंदा नाचता है, गेंदा को नचा के फेंकना होता है ना, स्पिन कराओगे तो आपको पता होगा। अब ये बॉल मान लीजिए ऐसे जा रहा है तो बॉल जाएगा तो हवा पीछे जाएगा कि नहीं, हवा पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, जबकि बॉल नचा के फेंका जाता है। तो यहाँ वाले बॉल का स्टेज इधर जा रहा है और यहाँ वाले बॉल का स्टेज इधर जा रहा है, समझ में। अब ये बताओ, यहाँ पे हवा का वेग इधर था और वेग इधर गया तो वेग घटा कि बढ़ा, इस वेग के उल्टा हो गया ना। गेंद तो ऐसे नचा है ना, ऐसे नचाए हो
तो इधर का वेग आपके हवा के वेग के उल्टा पड़ रहा है, जबकि इधर का वेग हवा के वेग के दिशा में पड़ रहा है। तो यहाँ वेग कब, यहाँ वेग कब, वेग ऊपर पड़ रहा है। यहाँ वेग उल्टा पड़ गया तो घटा देगा। जैसे 5 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा था, 1 मीटर पर सेकंड इधर कर दोगे तो घट नहीं जाएगा। और इधर वेग गेंद ऐसे नाचा है तो गेंद के हिसाब से इधर वाला पार्टिकल इधर गया, इधर वाला पार्टिकल, और हवा तो गेंद पूरा इधर जा रहा है तो हवा तो इधर भागेगा ना पीछे। तो ऐसे कंडीशन में इधर वेग बढ़ जाता है। अब इधर ज्यादा वेग हुआ तो दाब क्या हो जाएगा, कम, और इधर दाब क्या हो जाएगा, भाई कोई दबा देगा तो घूम जाएगा ना। इस वजह से जब हम बॉल को स्पिन कराते हैं, स्विंग कराते हैं, हरभजन सिंह से मिलोगे तो हम फेंकते कहीं पे है तो गिरने के बाद जाता कहीं पे है। वो जाने का वजह बर्नौली का पर्व है जिसको मैग्नेस प्रभाव कहते हैं या मैग्नेस इफेक्ट कहते हैं, बॉल को स्विंग कराना, क्योंकि बर्नौली में दाब के अंतर के कारण आता है। और एट लास्ट टॉर्सोली पर्व में इसमें बताया जाता है कि इसी टंकी में अगर हम पानी भर दें तो उसमें कहीं पर भी छेद करेंगे तो पानी निकलेगा। किस वेग से निकलेगा, ये वेग निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2gh, रूट के अंदर 2gh, g ग्रेविटी है और h आपके स्वतंत्रता फ्री जो लेयर है उससे कितनी हाइट नीचे ले रहे हो वो आपकी होती है। फिर वो कितना दूर जाके गिरेगा, दैट इज द रेंज 2 रूट में h माइनस h। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिमाग में रखना कि अगर तुम्हें सबसे ज्यादा दूर गिराना है तो टंकी के बीचों बीच में मतलब h/2 पार्ट पे छेद करना पड़ेगा, तब आपका सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। कहाँ, और वो जब सबसे ज्यादा दूर गिरेगा तो कितना दूर गिरेगा, कैपिटल H, मतलब जितना टंकी की ऊंचाई है। अगर टंकी की ऊंचाई 100 मीटर है और बीचों बीच में छेद की हो तो जो जाके गिरेगा वो कितनी दूरी पे गिरेगा, 100 मीटर। लेकिन कब, जब बीचों बीच में छेद करोगे, ऊपर नीचे करोगे तब वेग में तो अंतर आएगा। जैसे जैसे नीचे आओगे वेग बढ़ेगा, मतलब यहाँ वेग सबसे कम निकलेगा, यहाँ तेज, यहाँ तेज, फिर यहाँ हो, फिर यहाँ हो, फिर यहाँ हो तेज। तो जितने नीचे आओगे उतने तेज निकलेगा पानी। लेकिन जो दूरी है वो दूरी यहाँ भी कम आएगा, यहाँ भी कम आएगा, सबसे ज्यादा कहाँ आएगा, बीच में आएगा। वो कितना आएगा, हाइट के, समझ गया। इसके आगे